हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी लव यू माई एंजल, जिसको लिखा है द डेविल जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 2 हो चुके हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 3 और देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। देर अपने सामने इतने सारे लड़कों को देख के घबरा गई थी। उसकी तो ऐसी हालत हो गई थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। उसमें से एक लड़का आ गया और धैर्य को देखते हुए कहने लगा, भाई कमाल का माल मिला है आज। देख तो उसकी कमर क्या गजब की जा रही है। धैर्य जो लहंगा पहना था उसके दुपट्टे से उसकी कमर दिख रही थी। उस जल्दी से उसे ठीक ठीक किया और खड़ी हो रही थी। तभी वो लड़का उसके कंधों पे हाथ रख के उसे वापस वहीं बिठाने लगा। और बाकी सारे लड़के हंस रहे थे। धैर्य होते हुए कहा, हमें जाने दीजिए, हमसे तो कुछ नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। उन्हीं लड़कों में से एक लड़के ने हंसते हुए कहा, लगा भाई लगा भाई, सुन तो इसकी आवाज़ कितनी मीठी है, इसको तो सबसे पहले मैं भी लूँगा। अभी एक और लड़के ने कहा, यार तेरा नंबर पहले नहीं आ सकता। धैर्य उसकी बातों को बुरी तरह डर गई थी और वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। तभी एक लड़के ने उसकी कमर पे पकड़ के खींच लिया और धैर्य बुरी तरह से रो रही थी। ये देख के लड़के ने धैर्य को गाल पे जो थप्पड़ मारा, जिससे धैर्य ज़मीन पर गिर पड़ी। ज़मीन पर गिरते समय उसके दोनों हाथ अपने पेट पे थे, जैसे वो अपने बच्चे को बचा रही हो। तभी वहाँ किसी औरत की आवाज़ आई, स्टूपिड बॉय, छोड़ लड़की को। जब लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ एक 50 साल की औरत खड़ी थी। ये देख के लड़के हंसते हुए कहा, आंटी यहाँ से जाओ, यहाँ आपका काम नहीं है। औरत ने आगे बढ़ते हुए कहा, अच्छा तो मुझे भी जानना है कि तुम्हारा काम यहाँ क्या है। ये कहते हुए औरत आगे आ रही थी। ग्रुप में से एक लड़का आगे बढ़ते हुए उस औरत को बाहर निकालने वाला था कि उस औरत ने जोरदार मुक्का उस लड़के के चेहरे मारा, जिसके वो ज़मीन पर गिर गया और मुंह से खून निकलने लगा। बाकी लड़के देख के बौखला गए, वो भी उसके पास आने लगे और उस औरत ने एक एक करके सबको पछाड़ दिया। सभी लड़के ज़मीन पड़े थे और दर्द से कहा रहे थे। औरत धैर्य के पास गई और उसे ज़मीन से उठाते हुए कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। धैर्य ने नज़रें उठा के ऊपर देखा और रोते हुए उस औरत से गले लग के कहा, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाना है, मेरा कोई नहीं है। उस औरत ने धैर्य को मासूम शक्ल देख कर उसे उस पर दया आ गई। उसने उसे उठाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, रो मत, मेरे साथ चलो। जैसे ही उसने धैर्य को खड़ा किया, तभी धैर्य के दिल में तेजी दर्द होने लगा। वो अपनी चेस्ट पर हाथ रख के जोर जोर से सांसें ले रहने लगी। जैसे ही औरत ने उसकी हालत देखी, वो तुरंत अपनी गाड़ी में बिठा कर हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में धैर्य को ट्रीटमेंट चल रहा था। इंदौर का एक 5 स्टार होटल में एक लड़का किसी खिड़की के पास खड़ा था, अपने दिल पे हाथ रख के खुद से कह रहा था, क्या तुम किसी तकलीफ़ में हो? ठीक तो हो ना तुम? उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। तभी उसने किसी को फ़ोन करा और कहा, क्या वो तुम्हें मिली? सामने से आवाज़ आई, सॉरी बॉस, हमने बहुत कोशिश की पर हमें नहीं मिली। उस लड़के ने बिना बात किए फ़ोन करके दिया और वापस अब आसमान में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें ढूँढ के लूँगा। इधर हॉस्पिटल में 2 घंटे बाद एक लड़की ऑपरेटिंग रूम से बाहर आई। उसने उस औरत से कहा, मासी आप इसे कहाँ से लाए हो? औरत ने कहा, मैं घर जा रही थी, तभी रात में पार्क में कुछ लड़के इसे परेशान कर रहे थे और तुम मुझे जानती हो कि मैं कहीं जुल्म होता नहीं देख सकती। ये सुनकर लड़की हंसते हुए कहने लगी। फिर उसने कहा, हाँ हाँ, मैं अच्छे जानती हूँ, आपको अपनी बॉक्सिंग कहीं भी दिखाने का बहुत मज़ा आता है। आप ठहरी प्रतिभा देवी, आपसे कौन पंगा लेगा। उसने उसने बहुत सीरियस होते हुए कहा, उसे माइनर अटैक आया था, शायद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और उन लड़कों से डर भी गई थी, जिससे उसका हार्ट में कुछ परेशानी हो गई थी। और एक बात और है, समझ नहीं आ रही कैसे बताऊँ। प्रतिभा जी ने उसे अपने साथ बताते हुए कहा, हाँ हाँ बताओ ना, उस बच्ची को क्या हुआ है। आहना ने एक लंबी सांस ली और कहा, वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही प्रतिभा देवी हैरान थी। उन्होंने कहा, क्या कह रही हो तुम, एक छोटी सी बच्ची है, तुमने अच्छे से चेक नहीं किया है होगा। आहना ने कहा, मैंने चेक किया है, मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से भी अभी चेक करवाया है, उसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसने बताया कि उसका घर कहाँ है। प्रतिभा जी ने कहा उसने कहा, उसका कोई नहीं है, प्यारी बच्ची दुनिया में अकेली है और इतनी बड़ी मुसीबत में भी। तभी नर्स ने वार्ड से बाहर आते हुए कहा, आहना मैम, उस लड़की को होश आ गया है। प्रतिभा देवी और आहना वार्ड में चले गए। उन्होंने अपने सामने बैठे हुए छोटी सी लड़की को देखा, जो 16-17 साल की ही दिख रही थी। प्रतिभा देवी उसके पास जाके बैठ गई। उन्होंने उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा, बच्चा कैसा हो, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। धैर्य ने अपनी भरी हुई आंखों से अपने सामने बैठी औरत को देखा, कहा, आपका धन्यवाद, आपने हमारी जान बचाई। तभी उसे कुछ ध्यान आया, उसने अपने पेट पे हाथ रख लिया। ये देख के आहना ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है। धैर्य घबराई आंखों से अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखने लगी। तो आहना ने उसे कहा, तुम्हें इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा तुम बता सकती हो कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई? इस सवाल का जवाब धैर्य को भी नहीं पता था।
हाना उसके पेस को एक्सप्रेशन समझ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम्हें सरोगेसी के ज़रिए प्रेग्नेंट किया गया है। मतलब किसी ने अपना बेबी तुम्हारे यूट्रस में प्लांट किया था। तुम्हें पता है ये कब हुआ था? दहर को तो अभी तो समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटे से गाँव की लड़की की उसे ये सब बिल्कुल भी नहीं पता था। तो दहर को दहर को वो 2 बार हॉस्पिटल जाना याद आया। वो समझ गई कि उसकी आँखों में आँसू आ गए थे। आनंद ने उससे पूछा, तुमने बताया नहीं? दहर ने कहा, हमारे साथ धोखा हुआ है। उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने तो उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। ये कहते हुए रोने लगी थी। आनंद ने कहा, तो क्या तुम अबॉर्शन करना चाहती हो? इस बात सुनकर ध्यान ने अपने दोनों हाथों को अपने पेट पे छुपाते हुए कहा, नहीं, हम अपने बच्चों को नहीं मारेंगे, वो हमारा अंश है। आनंद समझाते हुए कहा, देखो तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारी बॉडी ये प्रेगनेंसी झेल नहीं पाएगी, इसमें बहुत खतरा है, खासकर तुम्हारी जान को। आहना आगे कुछ कहती इससे पहले ही पति ने उसे रोकते हुए कहा, जाने दो, उसके पास पहले ही कोई नहीं है, शायद ये भगवान की इच्छा है कि इसे एक सहारा मिले। तुम चिंता मत करो, हम हैं ना, तो हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे और सुनने के से शैतान का भी। ये कहते हुए उसके पेट पे हाथ रहने लगी। धैर्य रोते उन्हें गले लगाया और कहा, धन्यवाद, आप हमारे लिए इतना कर रही हैं, हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे। फतेबा जी ने उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा चुप हो जाओ और बताओ तुम्हारा नाम क्या है? धैर्य ने कहा, हमारा नाम धैर्य साहू है। उन्होंने आराम से लिटाया और कहा, अच्छा थोड़ा आराम कर लो, हम कल जाएंगे। ये कह के वो वार्ड से बाहर आ गई। बाहर आहना पहले ही से उनका इंतजार कर रही थी। उसने कहा, आप उसे कैसे इनकरेज कर सकती हैं? आपने देखा नहीं, उसे 17 साल की है, बहुत रिस्की है। आहना लगातार बोल जा रही थी। प्रतिभा जी उसके मुंह पे हाथ रखकर कहा, आहना चुप हो जाओ, हम संभाल लेंगे। तुम उसकी आंखों में उम्मीद को नहीं देखा जो खोने की दर से कुछ ना कुछ पाने की खोने का दर्द और कुछ पा लेने की इच्छा। ये बच्चा उसकी आखिरी उम्मीद है जीने के लिए। उसने अपना सरनेम बताया, इसका मतलब उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया। शायद वो उसे गलत समझ रहे थे। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 3 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 4 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। दूसरे दिन प्रतिभा देवी और आहना धैर्य को अपने घर ले आए। उनका घर गांधी चौक के कीर्तन अपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर पे था। कॉलोनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, पर साफ सुथरी और अच्छी थी। धैर्य घर को अंदर से देखा तो पाया ज़्यादा चमक ना होकर वहाँ एक सादगी थी। बस बांस की कई सारी सुंदर सुंदर चीज़ें बना के रखी गई थी। वो एक 2 BHK का अपार्टमेंट था। एक दीवार से प्रतिभा देवी के परिवार की फ़ोटो के साथ उसके बॉक्सिंग के जीतने की पुरस्कार की फ़ोटो लगे हुए थे। आनंद ने धैर्य को सोफे पे बिठाया और उसे पानी देते हुए कहा, मासी यहाँ अकेले रहती हैं, तुम उनके साथ रह सकती हो। उनका बेटा और बहू अमेरिका में है, पर मैं तुमसे अभी भी कह रही हूँ, तुम्हें अपने सेहत का ख्याल रखना है। आना अपनी बात ख़त्म कर रही थी कि अंदर से प्रतिभा देवी की आवाज़ आई। उन्होंने कहा, अब बस करो, कितना डराओगी उस बच्ची को? पहले ही बच्ची बेचारी इतनी परेशान है और तुम उसे और परेशान कर रही हो। आना ने मुंह बना के प्रतिभा जी को देखा और कहा, मासी आप तो उसके आते ही से मुझे भूल गई हो। प्रतिभा देवी हंसते हुए उसकी बाजू को मुक्का मारा और कहा, अच्छा मैं तुम्हें भूल गई हूँ, ठीक है, तो जाके हमारे लिए खाना बनाओ, शायद उससे मुझे तुम्हारी याद आ जाए। आना उतरते हुए चेहरे के साथ किचन में चली गई। प्रतिभा देवी ने धैर्य के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे माता पिता की कमी तो वो पूरा नहीं कर सकती, पर तुम्हें अकेले भी महसूस होने नहीं दूंगी। अब तुम और ये शैतान मेरी जिम्मेदारी है। धैर्य को इतना अपनापन देख के अपने अंदर एक गर्माहट महसूस हुई। उसने तुरंत प्रतिभा जी को गले लगा लिया। 8 महीने बाद देहरादून एक बड़े हॉस्पिटल में एक VIP रूम के अंदर लड़का बेजान सा बेड पर लेटा हुआ था। उसके सामने बेंच पे एक 55 साल की महिला बैठी थी जो काफ़ी रईस दिख रही थी और एकटक उस लड़के को देख रही थी। तभी उस रूम में एक आदमी अंदर आया जो काफ़ी लंबा था और उसने अपनी आंखों में चश्मा चढ़ाया हुआ था। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, बड़ी मालकिन हुक्म करें। उस औरत ने उस लड़की की तरफ देखते हुए उस औरत ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, हेमंत हम चाहते हैं तुम उन्हें दोबारा ढूंढो और ये काम हमें अगले 2 घंटे के अंदर चाहिए। हेमंत ने सर झुकाकर कहा, हाँ, मैं सर करा दिया और कहा चला गया। औरत ने उस लड़के के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, हम अपना वंश इस तरह खत्म होने नहीं देंगे। वायु, आपको ठीक होना होगा।
ये कह के उस औरत की आँखों में आँसू गिरने लगे थे। 2 घंटे बाद हेमंत वापस आया, उसने कहा बड़ी मालकिन हमें वो मिल गए हैं और खबर सही है। वो औरत आँखों में एक चमक के साथ खड़ी हुई, उसने कहा हमें अभी उधर ले चलो। देहरादून की सड़कों पे 3 चमचमाती काली कार एक साथ चल रही थी। वो सभी एक कार छोटे से घर के पास रुकी, उनमें से कुछ बॉडीगार्ड उतरे और बीच में खड़ी रोल्स रॉयस का दरवाज़ा खोला, जिसमें से एक क्रीम कलर की शिफॉन की साड़ी में एक औरत बाहर आई। धूप में उसकी गले में पहना हुआ डायमंड नेकलेस चमक रहा था। गाड़ी में बॉडीगार्ड ने जाकर उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। शोभा जी ने आके दरवाज़ा खोला और अपने सामने खड़े इतने खट्टे-खट्टे लोगों को देखकर शोभा जी के डर से पीछे चली गईं। उन्हें लगा ज्योति ने कुछ किया होगा, क्योंकि ज्योति हमेशा ही कुछ न कुछ परेशानी खड़ी करती रहती थी। उन्होंने मन में कहा, अब क्या नई मुसीबत है। तभी उन बॉडीगार्ड में बीच में आवाज़ आई, हम आपसे बात करना चाहते हैं। शोभा ने उस तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आई थी और अपने सामने एक अमीर औरत को देख के उसकी आंखों में चमकने लगी। उसने अंदर बुलाया और वो औरत वहाँ जाके सोफे बैठ गई। तब तक वनराज भी आ गए थे और वो सब देख के उतना ही हैरान थे जितना शोभा थी। तभी उस औरत ने कहा, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप बैठिए। शोभा जी और वनराज बैठ गए और उस औरत ने फिर कहा, हमारा नाम निर्मला देवी राजवंश है। हम आपकी बेटी सुनना चाहते हैं। राजवंश नाम सुनते ही दोनों बुरी तरह से चौंक गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ज्योति ने राजवंश को पंगा कैसे ले लिया। वनराज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैम, अगर हमारी बेटी से कोई गलती हो गई तो हम उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हैं। वो बच्ची है, अगर उसने आपको किसी भी तरह से अपमान किया है तो उसे हम माफ़ कर दीजिए। निर्मला देवी कुछ बोल पाती तभी पीछे से आवाज़ आई, मम्मी, घर का सारा सामान लाने में कितनी परेशानी होती है। पीछे ज्योति खड़ी थी, उसके दोनों हाथों में बड़े-बड़े थैले थे। उसमें से एक प्लाज़ो सूट पहना हुआ था जिसमें उसका बड़ा पेट साफ नज़र आ रहा था। निर्मला देवी जैसे ही ज्योति को देखा, उसकी आँखों में खुशी से चमक उठी। वह उठ कर खड़ी हो गई। उन्होंने ज्योति का पेट का हाथ लगा कहा, हमारा वंश अभी अभी ज़िंदा है। इस समय उसकी आँखों में खुशी के आँसू थे। तभी उसकी नज़र ज्योति के हाथों में पकड़े बैग पे गई। वो गुस्से में कहा कि किसकी इतनी हिम्मत थी कि हमारे वंश को जन्म देने से वाली लड़की के इस तरह से काम करवाए। शोभा वनराज तो उनकी आवाज़ से डर के काँपने लगे थे। निर्मला देवी ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया। 2 आदमी तुरंत आगे आए और ज्योति के हाथों से बैग ले लिया। निर्मला देवी ने ज्योति का हाथ पकड़ के उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, आपकी तबीयत कैसी है? क्या आपको अच्छा लगता है? आपका स्वस्थ महसूस करती हैं? ज्योति बुरी तरह से कन्फ्यूज़ थी। उसने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। निर्मला देवी ने एक आँख भरते हुए कहा, गलती हमारी है, हम आपको बताते हैं। और निर्मला देवी राजवंश खानदान की हेड हैं। हमारा पोता वायु राजवंश, जिसे शायद आप लोग जानते होंगे, आपकी कोख में जो बच्चा है वो हमारे पोते वायु राजवंश का है। हमारे पोते ने आपके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पर कुछ कारणों से हमने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को कहा था। हम जानते थे कि वह लड़की के जीवन के साथ खेल रहे हैं, पर शायद वो ये ईश्वर की इच्छा थी जो आपने हमारे आने वाले पर पोते को अपने पास रखा है। हम आपके आभारी हैं। ज्योति ने कहा, तो आप क्या चाहती हैं? निर्मला देवी ने कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। हम आपको पूरी देखभाल करेंगे। यदि आप वापस जाना चाहें तो आपकी पूरी इच्छा है। आप इच्छा अनुसार वापस भेज दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम इस बच्चे को अपने पास रखेंगे। ज्योति के दिमाग कुछ और ही प्लान चल रहा था। उसने कहा, मैं आपके साथ रहती हूँ और आपको ये बच्चा भी दे सकती हूँ, पर क्या आप अपने पोते से मुझसे शादी कराएंगी? निर्मला देवी के लिए एक पल के लिए हैरान हो गई, पर ये उनके वंश का सवाल था। उन्होंने कुछ सोच के कहाँ कह दिया और वहाँ चली गईं। उनकी जाने के बाद वनराज और शोभा अविश्वास से अपनी बेटी को देख रहे थे। शोभा ने कहा, ज्योति, तुमने कहा था कि ये बेटा राघव का है और वो औरत यहाँ आकर ये कह रही है कि उसका पोता है। ज्योति ने सोफे पर बैठ के पानी पीते हुए कहा, यह लगभग आधा सच है। फिर उसने हॉस्पिटल में लेकर धैर्य के साथ जो उन्होंने किया था सब कुछ बताया। तो शोभा ने कहा, पर अगर उन्हें पता चलेगा कि तुमने झूठ बोला है तो क्या होगा? वो लोग काफ़ी खतरनाक है। ज्योति ने बड़े आराम से कहा, कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया था और उन्हें कौन बताएगा कि वो उनके घर का बच्चा नहीं है। हमारे लिए एक अच्छा मौका है, हम इसकी मदद से काफ़ी अमीर बन सकते हैं। बस आपको मेरा साथ देना होगा। वो पूरा परिवार शैतानों की तरह मुस्कुराने
लगा। इधर निर्मा देवी हॉस्पिटल में बैठी थी। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, रिपोर्ट में क्या है? डॉक्टर ने निराशा से कहा, वही जो हमने आपको पहले बताया था मिस्टर वायु, अब कभी पिता नहीं बन सकते। एक्सीडेंट के बाद उनके पैरों का पूरा हिस्सा सुन्न हो पड़ चुका है और हाँ, कुछ ही समय में वो चल सकते हैं, पर शायद ही मुमकिन है कि जीवन में कभी पिता बन सकें। नेमा देवी ने एक लंबी सा आह भरती भरी और अपने पीछे खड़े हेमंत को देख कहा, तुम उस लड़की का जांच हवेली में इंतजाम करो। हेमंत ने हाँ में सर हिला दिया। निर्मला देवी ने वायु की तरफ देखते हुए कहा, हमें माफ़ कर दो बच्चे, यह फैसला बहुत ज़रूरी है। जब तुम कोमा से उठोगे तो शायद इस पर सवाल उठाओ, पर हम तुम्हें समझा देंगे। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 4 कंप्लीट होता है। चलो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 4 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो मैं बनाया हूँ आपको अच्छा लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।